नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आवेदन निकाले गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, जो आवेदन मांगे गए हैं उसी के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथियों का कॉल भी आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर इस पर वीडियो बनाइए और इसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है ये 4 दिसंबर को से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया था और 24 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है और रात के 11:59 तक आप इसको भर सकते हैं। तो बहुत सारे साथी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। एक एक करके मैं सारी जो चीज़ें हैं मैं बताते चलता हूँ। चूँकि इसमें पहले पद की बात कर लेते हैं तो 455 पदों पर जो है आवेदन मांगे गए हैं और टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो है 26 सब्जेक्ट की वैकेंसी है। अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री पॉलिटी है ना, हिस्ट्री का है ना, राजनीति विज्ञान का है, इसी तरीके से भूगोल और जो भी विषय, अन्य जो विषय हैं उन, तो इस तरीके के 26 विषय हैं। तो देखते हैं इसमें कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि सर एपीआई स्कोर की वजह से हम तो पहले ही हमारी छटनी हो जाएगी, हमारी पीएचडी नहीं है, तो हम आवेदन करें या ना करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि एक लेटर कर शासन से आया है तो उसमें जो रविंद्र जोगरान जी हैं उन्होंने शासन को लिखा था कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती प्रक्रिया जो वर्तमान में गतिमान है तो उसमें एपीआई स्कोर के जो प्रावधान है उसको हटा दीजिए और इसमें नेट, पीएचडी और यूसेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको आप आवेदन करने दीजिए और इसके लिए आप परीक्षा कराइए और जो साक्षात्कार तो होगा ही इसमें। तो परीक्षा जो होगी मतलब रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनाइए। तो जो लोग एपीआई के वजह से फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जिन्होंने या कन्फ्यूजन है, तो आप लोग भर दीजिए। भरने में क्या जा रहा है ना, क्योंकि आवेदन शुल्क भी नहीं है, आप भर दीजिए। अगर एपीआई वाला जो प्रावधान है हटेगा तो आपको मौका मिल जाएगा, परीक्षा होगी, है ना। और इस तरीके से आप जो है कन्फ्यूजन में ना रहिए, आप अपना आवेदन तो कर ही दीजिए। ठीक हो गया। अब आते हैं एपीआई स्कोर पर। एपीआई स्कोर जैसा कि आप जानते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये है क्या, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखेंगे इसमें एकेडमिक जो रिकॉर्ड है इसमें इसने कहा है कि अगर ग्रेजुएशन में 80% से जिसके एबव हैं, 80% प्लस मार्क्स हैं, उसको 21 नंबर मिलेगा और जो 60 से 80 के बीच में, 60% से 80% के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनको 19 नंबर मिलेगा और 55% से लेकर 60% तक जिनके हैं तो उनको 16 नंबर मिलेगा और जो 45 से लेकर 55 के बीच में है उनको 10 नंबर मिलेगा। चूँकि 45 से 55 वाला जो प्रावधान है ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए सूटेबल होगा, उसके 10 नंबर हैं। अब पीजी में आप देखेंगे तो पीजी में 80% से जिनके एबव है उनको 25 नंबर रखा है और 60 से 80 के बीच में जिनके परसेंटेज है पीजी में उनको 23 नंबर रखा है। अब फिर है 55%। चूँकि आप देखते हैं जो जनरल कैंडिडेट है उनको पीजी में 55% होना अनिवार्य होता है, तभी वो नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो उनके लिए 55 रखा है। लेकिन जो कैटेगरी SC ST OBC है ना, या PWD वाला जो है, तो उनके लिए 55% से नीचे यानी कि 50% उनको हर हालत में उनका पीजी में होना अनिवार्य है, तो उनके लिए 20 नंबर रखा है। ठीक है। ऐसे ही एमफिल का है। एमफिल में क्या है, 60% से एबव जिनके हैं उनको 7 नंबर है और 55 से 60 के बीच में है उनको 5 अंक हैं। फिर पीएचडी के इन्होंने रखे हैं 25 अंक। तो मेन जो सवाल है 25 अंक का, यहीं पर जो नेट क्वालिफाई जो या फिर जीआरएफ क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको यही दिक्कत हो रही है। चूँकि जो 25 नंबर का जो वेटेज है ये वास्तव में पीएचडी वालों के लिए तो अनुकूल है, लेकिन जो नेट जीआरएफ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
ठीक है। तो नेट विद जेआरएफ वाला जो कैंडिडेट है उसको 10 अंक रखे हैं, नेट के लिए 8 हैं, और स्लेट या सेट जिन्होंने पास किया है, और सेट ये ध्यान रखना है जो उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर जो जिन्होंने यूसेट क्वालिफाई किया है उनके लिए है, क्योंकि सेट जो होता है वो सिर्फ उसी राज्य में ही वैलिड होता है जहाँ पर इस तरीके की वैकेंसी होती है। ठीक है, तो उसके लिए 5 अंक हैं। फिर रिसर्च पेपर है, रिसर्च पब्लिकेशन 2 नंबर हैं एक रिसर्च पब्लिकेशन के। ठीक है, और अधिकतम जो देखेंगे तो 6 अंक है इसके लिए, यानी कि 3 रिसर्च पेपर अगर आपके पास हैं तो 6 अंक मिलेंगे। और टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है कि जो उत्तराखंड के जो कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं डिग्री कॉलेज में, तो ऐसे साथियों के लिए 1 साल का 2 अंक दिया गया है, और मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 10 नंबर हैं, यानी कि जिसने 5 साल पढ़ा है उसको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। फिर अवार्ड है, जैसे किसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिला है तो उसके 3 अंक हैं, और जिसको स्टेट लेवल पर अवार्ड मिला है उसके 2 अंक हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि टोटल 100 अंक के एपीआई है। एपीआई जो स्कोर है एक केवल छँटनी के लिए है, स्क्रीनिंग के लिए है ना, इससे फाइनल मेरिट पर कोई जो उस फाइनल मेरिट बनेगी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपका साक्षात्कार होगा 100 अंक का, उसमें जो आप नंबर प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही आपका अंतिम रूप से चयन होगा। अभी की जो मौजूदा हालत है जो नोटिफिकेशन में उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी संभावना लग रही है कि एपीआई स्कोर जो है वो हट सकता है। जिस तरीके से जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो नेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, तो वो लगातार जो है राज्य सरकार को, शासन को इस संबंध में अवगत करा रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि हो सकता है कि राज्य सरकार इसमें डिसीजन जल्दी ले और एपीआई स्कोर को ख़त्म करे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे जो चीज़ है उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि और क्या चीज़ें इसमें हमें समझनी हैं। अब ये समझना है, जैसे मेरे पास 2-3 जो साथी हैं मेरे से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सर क्या जो इतिहास वाले जो हैं, एंसेंट वाले हैं, तो वो लोग भी इसको फॉर्म भर सकते हैं या फिर मिडाइवल मॉडर्न ग्रुप वाले ही भरेंगे। तो यह ध्यान रखना है साथियों, उत्तराखंड में इस तरीके का जो है वर्गीकरण नहीं है कि एंसेंट को अलग ग्रुप बनाए रखा हो या फिर मिडाइवल मॉडर्न का अलग ग्रुप बना रखा हो। यहाँ पर एंसेंट वाला भी भर सकता है, मिडाइवल मॉडर्न ग्रुप वाला भी भर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसने स्नातक स्तर पर मुख्य जो विषय है इतिहास उसको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताया है इन्होंने, अगर आपने जैसे आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास या पुरातत्व, इन किसी में से भी आपने स्नातकोत्तर किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही समाजशास्त्र में है, जिसने समाजशास्त्र ग्रेजुएशन पे पढ़ा हो, लेकिन अगर उसने सोशल वर्क से अगर एमए किया है और नेट क्वालिफाई वगैरह किया है और पीएचडी किया है तो वो भी जो है समाजशास्त्र में भर सकता है। इसी तरीके से राजनीति विज्ञान में भी है, जिसने ग्रेजुएशन पे राजनीति विज्ञान पढ़ा हो और पीजी अगर लोक प्रशासन से भी किया हो तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये कन्फ्यूजन मैं समझता हूँ आपका समाप्त हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो एपीआई स्कोर के आधार पे जो आप लोग आवेदन आपने किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए आवेदन, है ना। तो इसमें देखेंगे कि एपीआई स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। अगर रिक्त पद जो हैं वो 1 से 5 तक हैं तो 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और फिर उनको साक्षात्कार में जो है बैठने दिया जाएगा, उनका साक्षात्कार होगा। अगर 6 से लेकर 10 तक है वैकेंसी, माना कि 6 से लेकर 10 तक का मतलब ये हुआ कि 5 से ज़्यादा हो, है ना, और 11 से कम हो, तो ऐसी स्थिति में 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर 11 से ज़्यादा पद है जिन विषयों में, तो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब देखना है, चूँकि अभी जो स्थिति है उसमें रिटन का तो कोई प्रावधान नहीं रखा है, तो जो साक्षात्कार पर ही पूरा जो चयन होगा उसमें बताया गया है कि जो भी साक्षात्कार में कैंडिडेट जो शामिल होंगे
तो उसमें अनारक्षित जो वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी, उनको कम से कम 45 अंक इंटरव्यू में लाना ही होगा, है ना। 45% अंक आपको लाना ही होगा, तब आप मेरिट में आ सकते हैं। मिनिमम मतलब जो है मार्क्स रखा है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है और संबंधित श्रेणी है यानी कि EWS, तो वो 40% अंक उनको इंटरव्यू में लाना है। और थर्ड पे देखेंगे OBC, तो उनको 40% जो है अनिवार्य रूप से इंटरव्यू में लाना है, तभी वो मेरिट में आ सकते हैं। अगर इससे कम नंबर इंटरव्यू मिल रहा है तो मेरिट में स्वतः ही मेरिट से बाहर हो जाएंगे। और फिर 4 नंबर पे है SC और ST के लिए, तो उनको कम से कम 35% अंक उनको लाना ही है। अगर कोई कैंडिडेट इतने जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है इतना नंबर अगर नहीं ला पाता है तो मेरिट में नहीं आ पाएगा। ये बात आपकी हो गई है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हमें के जो है इतना इंटरव्यू में लाना होगा। हालांकि इंटरव्यू भी बहुत दूर की बात है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो भी आपने अभी एंट्री फिल की है उसका परीक्षण होगा कि आपने जो भी चीज़ें दर्शाई हैं वो आपकी सही हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब ध्यान रखना है कि लोग जो कुछ एक साथी कह रहे थे कि सर इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, अगर इसी पैटर्न पे अगर रहा, रिटन नहीं हुआ तो इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना है साथियों, जो इसका सिलेबस जो पिछली बार का सिलेबस है, जब 2017 में विज्ञप्ति आई थी उसी में मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ, 2017 वाले उसमें इतिहास में। तो आपको उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना और उस हिसाब से ही आपको जो सिलेबस दिया है आपने अपने सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा और उस सिलेबस के आप हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और उसका जो कोर एरिया है हिस्ट्री का, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको भी आपको पढ़ना है। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन इंटरव्यू में थोड़ा कम ही होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, जो अवधारणा पर आधारित हैं, जो आपकी समझ को जो दिखाती हैं कि आपकी इतिहास के प्रति क्या समझ है। विशेषकर इतिहास के लिए मैं कहूँ तो इतिहास में इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न का वेटेज जो है ज़्यादा रहता है ना। और बाकी इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, ये चारों जो खंड हैं इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि कई बार हो सकता है कि वर्ड हिस्ट्री से ना पूछे, इंटरव्यू बोर्ड पर निर्भर करता है ना। लेकिन इतिहास लेखन से पूछेंगे। हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ जानकारियां हैं उसको वो परख करना चाहते हैं। फिर एक चीज़ और है, उत्तराखंड में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड का जो कल्चर है, इतिहास है, वहाँ से प्रश्न अवश्य पूछते हैं। चाहे आप बाहर के कैंडिडेट हो, आप अदर स्टेट के हों, तो भी आपको उत्तराखंड से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पर सेवा देंगे तो आप थोड़ा बहुत आप यहाँ का कल्चर जानते हो, ऐसा जो आयोग है और बोर्ड है वो ऐसी आपसे उम्मीद करता है, आपसे अपेक्षा रखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। और एक ध्यान रखना है, जो DAF होता है, डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, तो उससे संबंधित जो आप इसमें एंट्री फिल करते हैं, इंटरव्यू जब आपका साक्षात्कार होगा उस समय, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपका एकेडमिक से प्रश्न बन सकते हैं, आपके जो उसमें एकेडमिक, कई बार जैसे शुरुआत ऐसी हो जाती है, चलो ये बताइए आपका रोल नंबर क्या है। जो रोल नंबर आपको मिलेगा तो रोल नंबर पूछ लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही ये होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू इस तरीके से तो चलता ही है, लेकिन एक जो अंतिम जो उसका इंटरव्यू का जो चरण है उसमें आपसे आपकी टीचिंग स्किल को भी जो चेक करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि 5 मिनट में आप किसी टॉपिक को पढ़ाइए। तो यह ऐसे में आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आप कम से कम 5-7 टॉपिक अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। बोर्ड पर लिख के देके एक वाइट बोर्ड ले लीजिएगा और उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 1 चीज़ है उसमें, जब टीचिंग स्किल में, कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बने, स्पीड भी हो और कोई भी जो व्याकरण के दृष्टिकोण से आपके शब्द गलत ना हो। जो भी उसका अलाइनमेंट होता है, जब मात्रा लगाते हैं या फिर उस पर जो फिनिशिंग में जो अलाइनमेंट देते हैं, जो लाइन खींचते हैं, तो ध्यान रखना है कि वो सब गलतियाँ आप ना करें। 5 मिनट में कोई भी टॉपिक
नहीं कंप्लीट हो सकता, ये आपको मान के चलना है। वो लोग ये कहेंगे कि आप जल्दी से पढ़ाइए 5 मिनट में इस टॉपिक को, तो फिर आपको पढ़ाना होता है तो आप वहाँ जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। ये इंटरव्यू बोर्ड बहुत अच्छे से जानता है कि कोई भी टॉपिक 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर आपका देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आपका टीचिंग स्किल, आपका बताने का तरीका कैसा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ाना है। वो पीछे से कहेंगे भी कि अरे जल्दी पढ़ाइए, तो उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करना, आपको अपने लय में पढ़ाना है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं पढ़ाना है। पता लगा आप भूमिका बनाते ही रह गए और टॉपिक पे जो मेन बात है वो बता ही नहीं पाए आप। और जब भी आप जो बोर्ड पे जब लिखेंगे, वहाँ पर जब पढ़ाने को बोला जाएगा, तो जो अगर आपका टॉपिक है तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप लिख पाएँ उस टॉपिक को, तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसा मेरा अनुभव रहा है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। और जब आप पढ़ाएं तो जो एक निगाह जो है इंटरव्यू बोर्ड है उसकी तरफ भी रहे। पढ़ाते समय बोल के पढ़ाना है, जो भी टॉपिक आप लिखेंगे वो आप बोल के लिखेंगे, इस तरीके से आपको करना है। हालांकि इंटरव्यू बहुत दूर की बात है, जब इंटरव्यू के लिए आपका इस तरीके से कॉल आएगा तो कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ मैं मदद कर पाऊँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 4 इंटरव्यू में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। अलग अलग इंटरव्यू रहे, वो पीसीएस का था एक, और 2 इंटर कॉलेज लेक्चरर के, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये चीज़ें जो क्वेरी थी आपकी, मैं समझता हूँ ये जो आपकी जिज्ञासा थी, आपके जो प्रश्न थे, उनको मैंने भली भांति बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अन्य कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और मैं ऐसा करता हूं कि जिस भी साथी को इस तरीके की मतलब ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन उसके किस आते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करूं। एक चीज़ और मैं बताता हूं आपको कि मैंने आपको जो सिलेबस के बारे में बताया था कि 2017 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुई थी, तो उसके सिलेबस को मैंने कहा प्रिंट आउट ले लेना। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इंटरव्यू बोर्ड जब बैठता है, बनता है जब, तो कुछ जो एक्सपर्ट हैं बाहर से भी आते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता है कि किस तरीके का यहाँ पर इंटरव्यू लेना है, तो वो सिलेबस की डिमांड करते हैं। जैसे कि मैंने देखा, जब मैं पॉलिटिकल साइंस से इंटर कॉलेज का लेक्चरर का जब इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पर जो बाहर से जो मेंबर आए थे, तो उनके जो टेबल बना हुआ था, वो तो उनके टेबल पर सिलेबस रखा हुआ था, और वो सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न जो है पूछ रहे थे मुझसे, ठीक है ना। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस सिलेबस को ले लीजिए। हालांकि इसमें तो इस तरीके का कोई एग्ज़ाम का सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया उससे आ जाएगा पिछले सिलेबस से। आप उसके आधार पर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर बाई चांस API स्कोर हटता भी है तो वो सिलेबस पुराना ही ये लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे, उसमें जोड़ेंगे, और आपको तैयारी करनी पड़ेगी फिर रिटन एग्ज़ाम की। तो आप अभी से अगर लगेंगे तो आपको दोनों तरीके से फ़ायदा होगा। अगर रिटन भी हुआ, अगर कुछ संशोधन होता है इस वैकेंसी में, तो आप जो है औरों से आगे निकल जाएंगे। आप समयबद्ध तरीके से आप पढ़ के रखेंगे सिलेबस को, है ना, सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे, और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखना पड़ता है। जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम जो है कुछ कोर एरिया को अच्छे से कवर करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।